बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक और पास पेपर, स्प्रिंग 2026 का पास पेपर, क्वेश्चन नंबर 8, क्रिम्सन एंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये सवाल डिसीजन मेकिंग के हवाले से आया था पेपर के अंदर। अभी रीसेंट पास पेपर है आपका। पास पेपर के लिए उसूल यही है कि पहले आप लोग खुद से अटैम्प्ट करें और फिर इसका सजेस्टेड सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। असेस वेदर CEL शुड मैन्युफैक्चर कंपोनेंट X इंटरनली और परचेज इट फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर। तो रिक्वायरमेंट ए पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी कंपोनेंट को बनाने और बाहर से एक्सटर्नली आउटसोर्स करने के हवाले से मुझसे डिसीजन मेकिंग करवाना चाह रहा है। अब मैं पूरा सवाल पढ़ता हूँ। क्रिम्सन एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट, कौन सी, A99, by assembling three components, कौन कौन से, X, Y and Z, all of which are currently produced internally. Each unit of product A99 requires 2 units of X, 4 units of Y and 5 units of Z. मुझे A99 का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ X लगते हैं, 4 यूनिट्स ऑफ Y लगते हैं और 5 यूनिट्स ऑफ Z लगते हैं। फिर जाकर एक A99 प्रोडक्ट तैयार हो जाती है और X, Y और Z को भी मैं इंटरनली मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। मुझे अभी तक ये समझ में आया। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड बाय CEL's अकाउंटेंट। हमें उसने सेल्स से रिलेटेड डेटा दिया है। अब ऑब्वियसली ये सेल्स X, Y और Z की नहीं होगी बल्कि ये A99 की होगी। 1 मिलियन यूनिट्स बेचूंगा और 1.3 बिलियन, क्योंकि ये रुपीज़ इन थाउजेंड है, का रेवेन्यू आएगा। तो इट विल बी अराउंड 1300 रुपये, मेरी 1300 रुपये की मेरे पास बन जाएगी प्राइस पर यूनिट। फिर उसके बाद इसने मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के। कंपोनेंट X की कॉस्ट ऑफ सेल है आपके पास 120,000। ऐसे ही कंपोनेंट Y की है, कंपोनेंट Z की आपको सेल्स कॉस्ट प्रोवाइड की गई है 120,000 एंड 175,205। फिर उसके बाद आपको असेंबलिंग की कॉस्ट प्रोवाइड की गई है। अब असेंबलिंग की कॉस्ट किसी एक यूनिट के ऊपर अप्लाई नहीं होगी बल्कि ये पूरे A99 के ऊपर अप्लाई हो रही होगी। ये इसका ताल्लुक X, Y और Z से नहीं है, इसका ताल्लुक A99 से। फिर आपके पास मार्केटिंग, सेलिंग एंड अदर कॉस्ट हैं कुछ, 20% इसमें से वेरिएबल है। उसके बाद इसने मुझे ब्रेकअप दिया है, ब्रेकअप ऑफ कंपोनेंट्स एंड देयर असेंबलिंग कॉस्ट। मतलब ये जो इसने टोटल फिगर लिखी थी 120 की, इसने मुझे गालिबन इसका ब्रेकअप प्रोवाइड किया है। तो X की 120 की जो कॉस्ट आ रही थी यहाँ पे, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। उसमें रॉ मटेरियल 30,000 का है, उसमें लेबर 40,000 की है, रुपीज़ इन थाउजेंड बात कर रहा हूँ, और फैक्ट्री ओवरहेड 50,000 का है। अब इस 50,000 में से 60% वेरिएबल है, बाकी का 40% फिक्स्ड है। ऐसे ही Y, Z और असेंबली का भी डेटा मुझे प्रोवाइडेड है। तो मुझे लेबर के लिए इसने लेबर कॉस्ट दी है और पर आर रेट भी दिया हुआ है, तो मैं आर्स आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। ये मुझे बात अपने जहन में रखनी है। फिर इसने मुझे कुछ प्रोजेक्शंस दिए आने वाले साल के लिए। वो क्या है? सेलिंग प्राइस में इंक्रीज़ आएगा कितना, 4% से। रॉ मटेरियल में इतना इंक्रीज़ आएगा, लेबर की वेजेस में इतना इंक्रीज़ आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो फिक्स्ड हैं उसमें इतना इंक्रीज़ आएगा, वेरिएबल प्रोडक्शन हेड्स में इतना इंक्रीज़ आएगा, और मार्केटिंग, सेलिंग एंड अदर कॉस्ट में इतना इंक्रीज़ आ रहा होगा। डेटा मेरे पास गैदर हो गया। फिर उसने मुझे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दी है। CEL इज़ करेंटली ऑपरेटिंग एट फुल लेबर कैपेसिटी। करंटली मैं फुल लेबर कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ, मतलब X, Y और Z जो मैं बनाता हूँ वो मेरा मतलब सारे के सारे लेबर आवर्स कंज्यूम कर लेता है। ड्यू टू दिस कैपेसिटी कॉन्स्टेंट, CES सप्लाई चेन डिपार्टमेंट हैज़ एंटर्ड इनटू नेगोशिएशन विद एन एक्सटर्नल सप्लायर। हम एक एक्सटर्नल सप्लायर के साथ नेगोशिएशन में जा रहे हैं, हु हैज़ ऑफर्ड टू सप्लाई कंपोनेंट X एट अ प्राइस ऑफ 100 पर यूनिट। जहां पर मेरा इरादा है कि मैं उनसे 100 रुपये पर यूनिट X खरीदूंगा। देखें, A99 नहीं आउटसोर्स कर रहा मैं, X जो उसके लिए कंपोनेंट है उसको आउटसोर्स कर रहा हूँ। Management believes that if component X is purchased externally, the labor hours currently used in its production can be relocated to increase the production of other components and the assembling of product A99। सर, मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि कंपोनेंट X को अगर मैं बाहर से ख़रीद लूँ तो उससे बचने वाले जो लेबर आवर्स होंगे वो मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ A99 मज़ीद बनाने में। कहाँ पर?
सर मैं जो बचे हुए आर्स होंगे उससे वाई भी प्रोड्यूस कर लूँगा, मैं जेड प्रोड्यूस कर लूँगा और फिर मैं असेंबली में भी कुछ आर्स यूज़ कर लूँगा। तो अब ये सारी बातें मुझे ओवरऑल बहुत सारा डेटा है, मुझे बहुत सारा डेटा एक साथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मुझसे बात कंपैरिजन करवा रहा है वो कि एक्स कंपोनेंट इंटरनली बनाऊं या आउटसोर्स करूं। तो मुझे डिसीजन मेकिंग के लिए दो बुनियाद खड़ी करनी पड़ेंगी। एक, इफ एक्स इज प्रोड्यूस्ड इंटरनली, अगर मैं इसे इंटरनली प्रोड्यूस कर लूं, और इफ एक्स इज हम एक्स को आउटसोर्स कर दें। इन दोनों सिचुएशन के अंदर आपने क्या करना है, इन दोनों सिचुएशन के अंदर आपने इवेल्युएट करना है कि कहाँ पर ज़्यादा बेहतर है। अब देखें यहाँ पर मैं नेट प्रॉफिट निकाल लूँ तो मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा फायदेमंद है, मुझे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लेना चाहिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के लिए मुझे सेल्स चाहिए और मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा, मैं एक बार एक्स को अज्यूम करूँगा इंटरनली और अगले साल की सारी अजम्पशंस को इनकॉर्पोरेट कर लूँगा जितनी भी इन्फ्लेशन वगैरह गिवन है, और फिर देखूंगा कि अगर मैं एक्स को इंटरनली प्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे A99 के ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं एक्स को आउटसोर्स करता हूँ तो उस सिचुएशन में मुझे कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की। क्या सेल्स का नंबर दोनों में सेम आएगा? नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। उसका रीज़न याद रखिएगा, उसका रीज़न ये है कि अगर मैं एक्स आउटसोर्स करूँगा तो A99 के यूनिट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। और बढ़ने की वजह क्या है? क्योंकि मैं एक्स से बचने वाले आवर्स को यूटिलाइज करूँगा A99 की प्रोडक्शन के अंदर। फिलहाल मैं एक कॉलम फिल करूँगा विच इज़, अगर मैं एक्स को इंटरनली बनाऊँ, देखिए सारा डेटा कभी भी एक साथ मत फैलाइएगा, एक एक कर कर चीज़ों को लेकर चलिएगा। अगर मैं एक्स को इंटरनली प्रोड्यूस करता हूँ तो 1 मिलियन यूनिट्स मुझे सवाल में गिवन है, 1 मिलियन सेल्स की यूनिट्स मुझे A99 के बनाने और बेचने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि प्राइस क्या होगी। मेरी सेलिंग प्राइस मैंने आपको बताई थी, 1300 रुपये निकल के आ रही थी, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से ही प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इंक्रीज़ होने के बाद 4% से इंक्रीज़ हो रही है ये प्राइस, तो 1.04 इसकी रिवाइज्ड प्राइस आ जाएगी। तो अब अगर मैं सेल्स रुपीज़ इन 1000 निकालना चाहूँ तो मुझे मिल जाएगी। मेरे पास रुपीज़ इन 1000 सेल्स आ रही होगी 1.352 मिलियन, इतनी मेरे पास सेल्स आ रही होगी। ठीक है सर, उसके बाद अब बात कर लें कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल भी सिर्फ वेरिएबल रखिएगा क्योंकि आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है। तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल की तरफ जाऊं, अब सवाल में मुझे इसने डेटा जो दिया है उसमें कहीं कहीं वेरिएबल है, कहीं कहीं फिक्स्ड भी शामिल है। तो कॉस्ट ऑफ वेरिएबल के अंदर रॉ मटेरियल है, प्योर वेरिएबल है, प्योर वेरिएबल कॉस्ट है। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर तरीका है कि आप कॉस्ट ऑफ वेरिएबल को अलग से ही कैलकुलेट कर लें, जिसमें आप एक्स, वाई और जेड की प्योर वेरिएबल कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा और मैं एक वर्किंग ओपन कर लूँगा विच इज़ वर्किंग नंबर 1, कॉस्ट ऑफ सेल वेरिएबल। अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल के लिए मुझे क्या करना है? मुझे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल के लिए अपनी चीज़ें गिननी है। देखें, सबसे पहले तो मेरे पास एक अदद कॉस्ट आ रही है रॉ मटेरियल की 30,000, 49,000, 70,000, लेकिन मुझे सिर्फ इनको इन्फ्लेट करना है, कितने से? 5% से। तो मुझे इन सारी कॉस्ट को 5% से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्स वाई जेड के 3 कॉलम यहाँ बना सकता हूँ, या मैं यहाँ पर भी ये वाला काम कर सकता हूँ, जैसे आपको मुनासिब लगे। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड, और चौथा मेरे पास असेंबलिंग होने जा रही है। तो एक्स के लिए ऊपर हमने देखा कि 30,000 रुपये, 49,000 और 70,000,
इन सबको 5-5% से इन्फ्लेट कर देंगे। तो 30,000, 49,000 और 70,000 को अगर मैं 5-5% से इंक्रीज़ कर दूं तो रॉ मटेरियल मेरे पास आ जाएगा कितने से, 31,500। ध्यान रहे ये रुपीज़ इन थाउजेंड है। 51,450, 73,500। अगेन रॉ मटेरियल असेंबली में कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। अब मैं बात करता हूँ लेबर की। तो सर लेबर में भी कोई एडिशनल इसने बात नहीं की, तो लेबर जितनी पहले कॉस्ट आ रही थी बस उसको आप इन्फ्लेट कर देंगे 10% से, तो मेरे पास अगले साल की लेबर कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं अगले साल की लेबर कॉस्ट निकाल लेता हूँ। सर 40,000 को 10% से, 56,000 को 10% से और 60,000 को 10% से, असेंबली वाले भी 84,000 10% से आप इन्फ्लेट करेंगे। जब ये सारी कॉस्ट मैं इन्फ्लेट करता चला जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 44,000, फिर उसके बाद 61,600, 66,000 और 92,400। मेरे पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी। अब इसके बाद आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, लेकिन इसमें वेरिएबल फिक्स दोनों है, तो मुझे इसमें से सिर्फ वेरिएबल पोर्शन लेना है। 50,000 का 60% मेरा वेरिएबल पोर्शन है और मुझे उसको इन्फ्लेट कराना है। ध्यान रहे कि इसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की आपको 6% गिवन है और वेरिएबल के लिए आपको 8% गिवन है, तो हमने वेरिएबल वाला रेट लेकर चलना है और यही काम आपने बाकी सब के लिए भी करना है। तो सिंपली 50,000, 70,000, 75,000, 1,05,000 को मुझे 8% से इन्फ्लेट करवा देना है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है सर, 60% है और इसको मुझे 1.08 से इन्फ्लेट करवाना पड़ेगा। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, जब मैं 50,000 को इन्फ्लेट कराऊंगा 8% से और उसका 60% निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 32,400, 45,360, 48,600, 68,040। मैंने इन सारे जो ऊपर कॉस्ट थी उसका 60% वेरिएबल निकाला और फिर उसको 8% से इन्फ्लेट करा दिया। कोई इसमें मैंने मुश्किल काम नहीं किया यहाँ पर। और अब मुझे इन सबका यहाँ पर टोटल कर लेना चाहिए ताकि मुझे टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पता चल जाए। सर आपने यहाँ पर वर्किंग शो नहीं कराई सबकी, देखिए मैंने यहाँ पर 1.08 लिख दिया ताकि मुझे पता रहे कि मैंने ऊपर वाली कॉस्ट को 8% से इन्फ्लेट करा दिया। सिमिलरली आप लेबर में भी ये बात मेंशन कर सकते हैं कि हमने 10% से इसको इन्फ्लेट करवाया, अदरवाइज आपको हर एक नंबर के नीचे इसकी वर्किंग दिखानी पड़ेगी। मैं इस तरह से इसको शो करवा सकता हूँ। और रॉ मटेरियल को आपने 5% से इन्फ्लेट किया है तो आप इसको भी 5% से शो करवा सकते हैं। जब मैं इन सबका सम करूँगा तो 1,07,900, इसका आएगा 158, 410, 188, 100 और 160, 440। फिर मुझे इन सब का सम करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है अराउंड 6,14,850। ये है मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, 6,14,850। ऑब्वियसली आप यहाँ से माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद जब आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल गई तो अब आपके पास और कौन कौन सी रेलेवेंट कॉस्ट है जिसको आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के लिए कंसीडर करेंगे। आपने ये सारी कॉस्ट अज्यूम कर लिया। अब मार्केटिंग एंड सेलिंग, इसमें भी आप सिर्फ वेरिएबल लेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 3,80,000 है, लेकिन इसमें से 20% वेरिएबल है तो 3,80,000 का 20% लूँगा और फिर इसे इन्फ्लेट करा दूंगा 9% से। तो 380 मल्टीप्लाई बाय 20%, मार्केटिंग कॉस्ट
सर क्योंकि ये एक ही वर्किंग है तो 3,80,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, और इसको आपने 1.09 से इन्फ्लेट करवा देना है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 82,840। ये भी माइनस करा दूंगा, ये जब सारी कॉस्ट में से माइनस करा दूंगा तो मेरे पास प्योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, और वो कितना आ रहा है 654,310। ये है मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब अगर एक्स को आउटसोर्स कर दिया जाए, अगर एक्स को आउटसोर्स कर दिया जाए तो इस सिचुएशन में क्या होगा सर? इस सिचुएशन में 1 मिलियन यूनिट्स जो आप खरीद रहे थे वो तो खरीदते रहेंगे, और बनाते रहेंगे, लेकिन उसके साथ आप एक्स को जब आउटसोर्स कर देंगे तो आपका मकसद क्या है कि मैं एक्स से कुछ घंटे बचा कर कहाँ लगाऊं? दूसरे कंपोनेंट्स में लगाऊं, और मैं मज़ीद यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर लूं। अब मुझे मज़ीद यूनिट्स कितने मैन्युफैक्चर कर लेने चाहिए? इसके लिए पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास आर्स कौन से कंपोनेंट में कितने कंज्यूम हो रहे हैं। फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि A99 में कितने आर्स की ज़रूरत है। जब मुझे ये पता चलेगा कि कितने आर्स मेरे सेव हो रहे हैं, देन मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ कि मुझे A99 और कितने बना लेने चाहिए। तो इस पूरी अप्रोच के अंदर मेरा सबसे पहला टारगेट है कि मुझे ये पता चले आर्स कितने सेव हो रहे हैं। आर्स सेव होंगे एक्स को बंद करने से, तो अल्टीमेटली एक्स में कितने आर्स कंज्यूम हो रहे हैं, आइए तलाश कर लेते हैं। एक्स में कितने आर्स कंज्यूम हो रहे हैं? ओवरऑल ये वर्किंग जो की जा रही है वो किस पर्पस के लिए है? एडिशनल यूनिट्स ऑफ A99 कितने बना लेने चाहिए। इसके लिए मुझे निकालने पड़ेंगे A99 के लिए, A99 बनाने के लिए कितने आर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रहे कि अब जब आप कैलकुलेट करेंगे आर्स कितने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें आप एक्स को शामिल नहीं करेंगे। द रीज़न इज़ कि मैं एक्स तो बनाऊंगा ही नहीं, तो फिर एक्स के लगने वाले आर्स भी कंसीडर नहीं करूंगा। लेकिन आर्स सेफ कितने हो रहे हैं ये देखने के लिए मुझे एक्स के आर्स भी निकालने पड़ेंगे। तो पहले मैं एक काम करता हूं, मैं टोटल लेबर आर्स देख लेता हूं कि कितने कंज्यूम हो रहे हैं मेरे टोटली। टोटल लेबर आवर्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं? एक्स, वाई, जेड और कुछ आपके पास असेंबली। ठीक है, और ये आपको जाहिर है ₹1000 नहीं, क्योंकि ये आवर्स की कैलकुलेशन आप कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा कि आपके पास लेबर आवर्स कैसे निकाल सकते हैं हम एक्स के। मैं इसके लिए सवाल में आऊँगा, और सवाल में आने के बाद मुझे इसने कुछ हिंट दी थी कि 40 मिलियन रुपीस का खर्चा 200 रुपये के हिसाब से, तो 40 मिलियन डिवाइड बाय 200। आप इसको यहाँ पर फॉर्मूला शो करवा सकते हैं कि मैं रुपीस डिवाइड करवा दूंगा किससे? 200 से, तो इससे मुझे पता चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे। 40 मिलियन को जब मैं 200 से डिवाइड कराऊंगा जो कि एक्स के लिए आर्स बता देगा मुझे तकरीबन 2 लाख। ऐसे ही वाई के लिए 2,80,000 और जेड के लिए तकरीबन 3 लाख। फिर A99 असेंबली के लिए वही 84 मिलियन को 200 से डिवाइड करूंगा तो मुझे इसके लिए भी आर्स पता चल जाएंगे तकरीबन 4,20,000। फिर मुझे इन सबको सम करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि टोटल आर्स कितने यूज़ हो रहे हैं। ज़रूरत नहीं है, एहतियातन कर रहा हूँ, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, क्योंकि मुझे तो असल में इन आर्स का काम है कि मैं 2 लाख घंटे बचा लूँगा। तो जब मैं इनका सम करूँगा तो मेरे पास आंसर आ रहा होगा 200 प्लस 280 प्लस 300 प्लस 420, 1200 घंटे। 1.2 मिलियन आवर्स आपके पास टोटल ही कंज्यूम हो रहा है। ये तो होगा सर टोटल लेबर आवर्स। अब ये देख लेते हैं कि आप कितने यूनिट्स बना लेते हैं
आप x के कितने यूनिट्स बनाते हैं, आप y के कितने यूनिट्स बनाते हैं और z के कितने यूनिट्स बनाते हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि एक यूनिट बनने में कितने आवर्स यूटिलाइज होते हैं। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं मेरे पास, आइए देख लेते हैं। इसने मुझे बताया कि एक प्रोडक्ट बनने में x के 2, y के 4, z के 5 लगते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे 1 मिलियन बनाने हैं, देखिए अभी मैं 1 मिलियन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो अगर मुझे 1 मिलियन बनाने हैं तो 1 मिलियन के लिए करंट के ऊपर 1 मिलियन के लिए 2 रिक्वायर्ड है, तो मतलब 2 मिलियन। मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर फॉर्मूला दिखा सकता हूँ कि यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2,4,5, आप इन तीनों के मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपको आंसर मिलता चला जाएगा। तो 1 मिलियन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2 मिलियन का, फिर 4 मिलियन का, और फिर 5 मिलियन का। असेंबली में कोई यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे बल्कि असेंबल हो रहा है, तो इसीलिए उसका वहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं जा रहा। लेकिन हमें ये पता है कि असेंबली के अंदर यूनिट्स असेंबल कितने हो रहे हैं A99 के, तो आप लिखना चाहें तो 1 मिलियन लिख सकते हैं। असेंबली के अंदर A99 के 1 मिलियन यूनिट्स असेंबल हो रहे हैं। फिर उसके बाद जब आपको यूनिट्स पता चल गए, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ये देख लेता हूँ कि एक यूनिट बनने में कितने लेबर आवर्स कंज्यूम होते हैं। मतलब अगर मुझे एक्स का एक यूनिट बनाना है तो कितने लेबर आवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेबर आर पर यूनिट, लेबर आर पर यूनिट कैसे निकलेगा सर, 2 लाख को डिवाइड कर दें 2 मिलियन से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.1। सिमिलरली 280 को डिवाइड कर दूंगा 4 मिलियन से तो 0.07 आर पर यूनिट मेरे पास यूटिलाइज हो रहे होंगे। ऐसे ही इसका आंसर आएगा 0.06 और इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.42। एक यूनिट अगर मैं एक्स का बनाता हूं तो मुझे 0.1 लेबर आवर यूटिलाइज करने पड़ेंगे। अब ज़रा सोचिएगा कि अगर मैं बात करूं A99 का एक यूनिट बनाना है, मुझे A99 का एक यूनिट बनाना है तो कितने आवर्स लगेंगे। देखो ये जो 0.1 आया ना वो x का एक यूनिट बनाने पे आया है, लेकिन A99 के लिए x के कितने यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं रिपीट करता हूँ, ये जो 0.1 का आंसर है वो क्या बता रहा है कि इतने लेबर आवर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने x का एक यूनिट बनाना है। लेकिन आपको A99 के लिए x के कितने यूनिट चाहिए, 2 यूनिट चाहिए, तो मुझे 0.1 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 2 से। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.07 मल्टीप्लाई बाय 4 और 0.07 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मुझे पता चल जाएगा कि A99 बनाने के लिए कितने आवर्स की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो सर इसका आंसर आ रहा होगा 0.2, 0.28, 0.3 और इसका आंसर एज इट इज़ 0.42। अगर मैं इन सब का सम कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा A99 का एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो मैं रिवाइज्ड एक डिसीजन लेने जा रहा हूँ उसके अंदर x के आवर्स को कंसीडर नहीं करूँगा, तो मैं इन तीनों के आवर्स को सम करके देखूंगा कि A99 के लिए कितने आवर्स लग रहे होते हैं। A99 का अगर मुझे एक यूनिट बनाना है तो मुझे कितने आवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे A99 का एक यूनिट बनाना है तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इन तीनों का सम जब मैं करूँगा, 1 आवर पर A99। मैंने इसके अंदर इसको कंसीडर नहीं किया क्योंकि सर
ये हमारे डिसीजन के अंदर रेलेवेंट नहीं है। जो हम डिसीजन ले रहे हैं कि मैं इसको तो आउटसोर्स कर दूंगा तो फिर ये बनेगा नहीं, जब ये बनेगा नहीं तो इसका लेबर आर भी A99 के अंदर अज्यूम नहीं किया जाएगा। अब 1 घंटा लगता है एक यूनिट बनने के लिए, मेरे पास कितने आवर्स बचेंगे? 2 लाख। आवर्स सेव कितने हैं आपके पास? सर मेरे पास 2 लाख घंटे बचेंगे। और पर यूनिट कितने आर की ज़रूरत है? सर 1 की। A99 के कितने यूनिट्स आपके पास प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे? सर मेरे पास A99 के मज़ीद एडिशनल 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। 1 मिलियन में ऑलरेडी कर रहा था, 2 लाख में और कर लूँगा। तो एक काम करते हैं, यहीं पर सम कर देते हैं। तो 1 मिलियन मैं पहले ही कर रहा था, 2 लाख और कर लूँगा, मेरे पास टोटल 1.2 मिलियन यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो सकते हैं आप A99 के। 1.2 मिलियन। अगर किसी को देखना है तो वर्किंग नंबर 2 में चला जाए। प्राइस क्या है इसकी? सर इसकी भी प्राइस वही 1300 मल्टीप्लाई बाय 1.04। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1300 को 1.04 से और फिर 1.2 मिलियन से, तो मेरे पास आंसर आ रहा होगा 1622,400। अब वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। देखें, वेरिएबल कॉस्ट निकालने का एक सिंपल आसान तरीका है। ये जो मुझे वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, ये कितने यूनिट्स की है? 1 मिलियन की। इसको मैं सिंपली 1.2 मिलियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वेरिएबल है तो पर यूनिट ये वेरी कर रही होगी। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा मसला है, वो छोटा सा मसला एड्रेस कर लेते हैं हम सबसे पहले। वो छोटा सा मसला सिर्फ ये है कि इसके अंदर आपने एक्स की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट ली हुई है और आउटसोर्स की कॉस्ट नहीं ली हुई। बस मुझे ये कॉस्ट एडजस्ट करनी पड़ेगी। सर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 1.2 मिलियन की है, तो पहले मैं ये देखता हूँ कि मुझे इस 6 लाख के ऊपर जो एडजस्टमेंट करनी थी, 6 लाख कितने हज़ार है? 14,000 है शायद। 6,14,850। 6,14,850। वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास 6,14,850। आपने क्या करना है, आपने इस 6,14,850 के नंबर के अंदर सबसे पहले तो जो मैन्युफैक्चरिंग आप एक्स की कर रहे थे अब वो नहीं करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या कर दूंगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इसमें से रिमूव कर दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इसमें से रिमूव कर दूंगा। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिमूव करूंगा, सर कितनी? सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी 1,07,900। इसको मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। फिर उसके अलावा आप एक्स को आउटसोर्स कर रहे हैं, तो आउटसोर्स करने की कॉस्ट, आउटसोर्स करने की आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है इसकी? सर सवाल में आपको गिवन था कि 100 रुपए पर यूनिट, 100 रुपए पर यूनिट मेरे पास कॉस्ट आ रही थी। और एक यूनिट के लिए मुझे 2 एक्स के यूनिट चाहिए, ये मुझे ऊपर गिवन था। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2, और 1 मिलियन यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिलहाल 1 मिलियन की बात कर रहा हूँ। फिर मैं इसको ग्रॉस अप करूँगा एक ही बार। तो 100 रुपये मल्टीप्लाई बाय 2 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन की अगर आप बात करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 लाख। इतनी कॉस्ट मेरे पास ऐड हो जाएगी। तो ये सब करने के बाद मेरे पास रिवाइज कॉस्ट क्या आ रही होगी? 7,06,950। ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? सर ये मेरे पास 1 मिलियन यूनिट्स की कॉस्ट है, लेकिन मुझे कितने यूनिट्स पर चाहिए? सर सिंपली मुझे चाहिए ये
1200 यूनिट्स के ऊपर, 1.2 मिलियन यूनिट्स के ऊपर। तो मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा 1.2 मिलियन के हिसाब से। फॉर 1.2 मिलियन। बस सर इसको आपने सिंपल सा काम करना है, और वो है 7,06,950 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मिलियन को डिवाइड कर देंगे आप 1 मिलियन से, और आपको इन सब के बाद आंसर पता चल जाएगा। जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा होगा 848,340। वर्किंग नंबर 3 के अंदर मुझे वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई अगर मैं ए को कम्प्लीटली एक्स को कम्प्लीटली आउटसोर्स कर दूं। तो 848,340 ये मेरे पास आउटसोर्स करने की कॉस्ट है। आइए सर मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। मार्केटिंग में कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको पहले की कॉस्ट मिली है, क्योंकि एक्स को आप आउटसोर्स करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस प्रोडक्ट्स बढ़ गई, यूनिट्स बढ़ गए A99 के, तो मार्केटिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, लेकिन सेम प्रोपोर्शन के अंदर। तो ये कॉस्ट मेरे पास अगर 1 मिलियन यूनिट्स की है तो 1.2 मिलियन के लिए मेरे पास कितनी होगी, मैं इसको इस तरीके से निकाल सकता हूँ। मेरे पास 1.2 मिलियन की कॉस्ट आ रही होगी तकरीबन 99408। और फिर जब मैं इन सबको नेट ऑफ कर लूँगा, जब मैं इन सबको नेट ऑफ करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 674,652। ये है मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर मैं एक्स को इंटरनली बनाऊं, अगर मैं एक्स को आउटसोर्स करूं। सर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आउटसोर्स करने पे आ रहा है, तो इसीलिए मेरा डिसीजन तो ये कहता है कि आपको एक्स को क्या कर देना चाहिए, एक्स को एक्सटर्नल सप्लायर से आउटसोर्स करवा लेना चाहिए। ये थी आपके पास इसकी ए रिक्वायरमेंट। आइए हाथ के हाथ इसकी बी रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं। बी रिक्वायरमेंट के अंदर वो आपको कह रहा है डिस्कस 3 नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दैट CEI शुड कंसीडर while making the decision in part A above। सर 3 नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स बता दीजिए। अब नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं अगर आप कंसीडर कर रहे हैं आउटसोर्स करना। सर अगर आप आउटसोर्स करने की बात करते हैं तो आपने सबसे पहले एक चीज़ कंसीडर करनी है विच इज़ अबाउट के क्वालिटी कंट्रोल। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सप्लायर जो है वो क्वालिटी का ख्याल ही ना करे, और जिस तरीके से आप अपने लिए बेहतरीन चीज़ बनाते थे वो आपके लिए घटिया सी चीज़ बनाकर रख देगा। अल्टीमेटली आपकी एंड प्रोडक्ट ख़राब होगी, जिसकी वजह से आपके कस्टमर के ऊपर आपका बुरा इंप्रेशन जा रहा होगा। सर सप्लाई चेन की रिलायबिलिटी। सर मुझे जब ज़रूरत पड़े क्या वो मुझे उस टाइम पर प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अलावा सर दूसरा मसला मेरे पास, मैं अपनी कोर कॉम्पिटेंसी के अंदर मारा जाऊंगा। सर जो मेरी खासियत है मैं उसमें ही मारा जाऊंगा। फिर उसके अलावा आपको डिले आ सकता है इन रिसीविंग, शायद आपको कभी बहाने कर दे, कभी डिले कर दे, और अगर उसे पता चल गया कि ये तो आपकी मजबूरी बन चुका है तो सर फिर वो आपके साथ एक नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या आपके लिए एक मसला बन सकता है। तो इस तरह के कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ज़रूरी ये नहीं है कि वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप ज़िंदगी भर उससे ख़रीदते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो इतना मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि अगर आप कभी किसी और की तरफ शिफ्ट होने का सोचेंगे तो आप सिर्फ सोचेंगे और फिर उस डिसीजन को रद्द कर देंगे। ये था आपके पास एक अच्छा सा कॉम्प्रिहेंसिव सा सॉल्यूशन फॉर पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 8। इसके लिए आइडियल तरीका तो यही होता है कि पहले आप इसको खुद से अटैम्प्ट करें और फिर इसका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन देखें। 15 नंबर का डिसीजन मेकिंग का सवाल था और 3 नंबर का आपके पास एक थियोरेटिकल सवाल था। 18 नंबर का सवाल था, तो इसके लिए इफेक्टिवली आपके पास 32.4 मिनट्स अवेलेबल होने चाहिए। हमने सवाल को तकरीबन 34 मिनट्स में अलॉन्ग विद डिस्कशन किया है, तो मेरे हिसाब से आधा घंटे में ये सवाल बहुत आसानी से इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।